बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद व्लॉग्स में सब दोस्तों को खुश आमदीद। अच्छा जी, स्पेन विज़िट वीज़ा के हवाले से हमने अभी रिसेंटली जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें तकरीबन सैकड़ों कॉलेज जो हैं वो पूरी दुनिया से रिसीव हो चुकी हैं और उसमें जो लोगों के जो सवालात हैं वो मिलते जुलते ही हैं। तो मेरी कोशिश तो होती है कि मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, लेकिन बाज़ औक़ात नहीं दे पाता। इन्फॉर्मेशन किसी ना किसी वजह से कॉल्स पिक नहीं कर पाता, लेट रिप्लाई करता हूँ। तो इस सिलसिले में मैं ये सेकंड वीडियो जो है वो हम अपलोड कर रहे हैं कि स्पेन विज़िट वीज़े के हवाले से जो लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं, तो उनके हम जवाब दे दें। सबसे ज़्यादा जो मेन जो क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है वो यही है कि जी स्पेन का जो विज़िट वीज़ा है इसकी फ़ीस कितनी है। क्योंकि जब यहाँ पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब यूरोप के वीज़े का नाम आता है तो वैसे ही लोगों के जहनों में एक लाखों रुपए का तस्वर आ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ चूंकि एजेंट सिस्टम की लोगों को आदत है तो यूरोप के वीज़े के साथ ही लाखों रुपए का जहन में तस्वर आता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि स्पेन विज़िट वीज़े के हवाले से जो उसकी फ़ीस है, एम्बेसी फ़ीस जो है वो सिर्फ 19 या 20 हज़ार रुपये है, इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं है। तो आप ये जहन में रखें कि लीगल फीस अगर आपने देनी है एम्बेसी में तो वो 19-20 हज़ार रुपये या बहुत ज़्यादा टैक्स टुक्स डाल के या कुछ प्रीमियम सर्विसेज लेके 22-23 हज़ार रुपये 24 हज़ार तक चली जाएगी, 19 से 24 के दरमियान। तो ये जो है ये फ़ीस है इसकी लीगल वीज़ा अप्लाई करने की। असल में हमारे यहाँ मसला ये है कि लोगों को यकीन ही नहीं आता इस बात पे कि इतनी थोड़ी फ़ीस है। मेरे पास अभी 2 दिन पहले एक साहब आए हुए थे तो यही स्पेन की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो जब मैंने उनको बताया कि जी एम्बेसी फ़ीस ये है और कंसल्टेंसी फ़ीस कंसल्टेंट पे डिपेंड करता है, तो थोड़ी देर मेरे से इधर उधर की बातें करने के बाद आउट ऑफ सिटी से आए थे तो कहते सज्जाद भाई मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आप अच्छे बंदे हैं, लेकिन मुझे आपकी बात पे यकीन नहीं आया कि ये वाकई स्पेन का वीज़ा अगर अप्लाई करना है तो ये 19-20 हज़ार में होगा। कहते मैं पिछले 4 साल से लाखों रुपया एजेंटों को दे चुका हूँ। हर एजेंट जो है वो 2 लाख 3 लाख रुपया एडवांस मांगता है और उसके बाद वो महीने बाद मेरा वीज़ा अप्लाई करता है और कोई रिजेक्शन लग जाती है तो कहता है जी अच्छा जी ये डॉक्यूमेंट्स कम हो गया था, अब इतने लाख और दे दें तो आपका वो डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा। तो इस वजह से वो मुझे कहने लगे जी मैंने तो अभी तक जो है आज तक वीज़ा भी नहीं यूरोप का देखा। तो लकीली मेरे पास पासपोर्ट मौजूद था, मैंने अपना पासपोर्ट दराज से निकाला, उनको यूरोप के अपने वीज़े दिखाए तो बड़े हैरान हुए। कहते जी सच्ची बात यह है कि ये जो है पहली दफ़ा ज़िंदगी में जो है वो यूरोप का वीज़ा देखा है मैंने। तो मैंने उनको बताया कि भाईजान ये 19 हज़ार रुपये जो फीस है लीगल उसी पे ही लगा हुआ है, ये कोई लाखों रुपए पे नहीं लगा हुआ। तो उनको मेरी बात पे जो है वो थोड़ा सा ट्रस्ट हुआ कि यार ये बात सही करें। सच्ची बात यही है कि हमारे यहाँ लोगों को यकीन नहीं आता, लेकिन मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ। आप गूगल में भी जाके स्पेन की जो फ़ीस है वो पाकिस्तान के लिए गूगल में आप जाके चेक कर सकते हैं, स्पेन एम्बेसी की जो फ़ीस है वो इतनी है। दूसरी बात यह है कि लोग ये पूछते हैं कि जी अच्छा जी अगर स्पेन की जो फ़ीस है वो इतनी है तो कागजात क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या है। नॉर्मली तो मैं लोगों को व्हाट्सएप रिक्वायरमेंट्स कर देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर जो है आप सैलरी पर्सन हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 सैलरी स्लिप चाहिए। जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उनसे कहें हमें 3 सैलरी स्लिप बना दें और उसके साथ एक एनओसी बना दें कि जी जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है कि जी ये बंदा बाहर जा रहा है और कंपनी को इसके बाहर जाने पे कोई इतराज़ नहीं है। अगर आपकी कंपनी आपका एनटीएन वगैरह बनाया हुआ है और आपका टैक्स काट रही है तो बहुत अच्छी बात है। एनटीएन और टैक्स रिटर्न एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रूव करते हैं कि आप एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। हाँ, सैलरी कितनी हो देखें, 30-40 हज़ार जो सैलरी है उस पर आपको यूरोप का वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। किसी से रिक्वेस्ट कर लें कि अगर वो आपको एक अच्छी सैलरी की आपकी कंपनी जो है वो यूरोप पर्पज़ के लिए अगर अच्छी सैलरी स्लिप बना दे। लेकिन 30-40 हज़ार वाले लोग जो हैं वो अप्लाई करेंगे तो मेरा ख्याल है उनके पैसे ज़ाया होंगे। अगर आपकी सैलरी 60-70 हज़ार प्लस में चली जाती है या 80,000 प्लस में जाती है या लाख प्लस में जाती है तो यस वो फिर बनता है आपका कि आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके पास सैलरी स्लिप्स मौजूद है। सैलरी स्लिप्स हो गई, एनओसी हो गया, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए और उसके साथ जो है वो आपको अकाउंट मेंटेन सर्टिफिकेट, और अगर आप मैरिड हैं या सिंगल है एफआरसी जो है वो ज़रूरी है। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आराम से अगर आपके अरेंज होते हैं तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग, वो एजेंट जो आपसे लाखों रुपया लेते हैं वो भी यही करते हैं कि यही आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो तैयार करवा देते हैं और जनाब वो आपसे लाखों रुपया ले लेते हैं। इसी तरह वो साहबान जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए भी यही है कि अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन है, आपका चैम्बर का कार्ड है, आपका जो टैक्स रिटर्न है, एनटीएन है,
और बैंक स्टेटमेंट कंपनी की भी और पर्सनल की। अगर आप ये लगाते हैं विद अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट साथ एफआरसी, अगर आपके कोई बैंक के क्रेडिट कार्ड्स हैं या गाड़ी आपके नाम पे है या प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, तो ये वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप आराम से लगाएं तो इंशाल्लाह ताला आपको वीज़ा जो है वो लग जाएगा। हमारे यहाँ लोग जो आजकल एक बड़ी भेड़ चाल है वो ये है कि लोग क्या करते हैं, एक आधा विजिट करते हैं दुबई का, उसके बाद आके टर्की का विजिट लगवाते हैं और फिर यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, यूरोप को ये दिखाने के लिए कि जी मैं दुबई से होके आया हूँ और अब मैं तुर्की जाना चाहता हूँ और टर्की से मैं यूरोप जाऊंगा या यूरोप से वापसी पे टर्की आऊंगा, एक टिकट बना के करते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे ना करें, इसलिए कि ये इतने पाकिस्तानियों ने कर लिया कि अब मैसेज को भी पता चल चुका है कि पाकिस्तानी जो है वो मोस्टली ऐसे ही कर रहे हैं। तो इसके लिए बेहतर ये है, अगर तो आपकी एक या दो ट्रैवल हिस्ट्री है तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो एज ए प्लेन पासपोर्ट ही होगा। लेकिन अगर आपकी ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री 4-5 मुल्कों की है तो एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अगर आप 4 डिफरेंट टाइम में 4 डिफरेंट कंट्रीज में गए हैं तो वो 4 काउंट होंगी। अगर आप हमारे यहाँ जैसे लोग कहते हैं जी मैं 7 मुल्क घूम के आ गया हूँ, एक ही दफ़ा गया था 5 मुल्क घूम के आया, तो वो एक ही कंसीडर होगा, वो 5 नहीं कंसीडर होंगे। एम्बेसी देख रही होती है कि बंदा एक ही गो में गया है और वो एक ही दफ़ा विजिट करके आया तो ही इज़ नॉट अ रेगुलर ट्रैवलर, वो जो है बस एक दफ़ा गया। तो इसलिए रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने रेगुलर ट्रैवलिंग करनी है तो 1 बाय 1 करें, पहले दुबई चले जाएं, फिर 2-4 महीने में मलेशिया चले जाएं, थाईलैंड चले जाएं, टर्की चले जाएं, बाकू, जो भी करीब करीब हमारे एशिया में मुल्क चलते हैं वहाँ ज़रूर जाएं। अच्छा, वो लोग जो है हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़मींदार हैं जिनके पास एनटीएन नहीं होता, टैक्स रिटर्न नहीं होती, इवन के बैंक अकाउंट भी नहीं होता, उनके भी बड़े सवाल आते हैं कि जी हमारे पास तो बैंक अकाउंट ही नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो लोग जिनका अपना बैंक अकाउंट नहीं है वो अपने वालिद साहब, वालदा साहिबा, सिस्टर, ब्रदर उनके अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। एक छोटा सा 100 रुपये वाला या 200 रुपये वाला एक स्टाम्प साथ लगा लें कि जी ये मेरी सिस्टर हैं, या सिस्टर लिख दे कि जी ये मेरा भाई है, ये बाहर जा रहा है और मैं इसका खर्चा बर्दाश्त करूंगी। तो उसमें ऑप्शंस होती हैं कि जी आपका खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा। वो स्पेन से लेके टर्की से लेके यूरोप और यूरोप से लेके आपके जितने भी यूएसए हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, दुनिया के जितने भी मुल्क हैं उन सब में जो भी कोई दूसरा बंदा अगर आपका खर्चा बर्दाश्त करना चाहे तो उसमें ऑप्शन होती है कि हु विल बी बियर योर एक्सपेंस। तो आप लिख सकते हैं कि जी मेरी कंपनी बर्दाश्त करेगी, मेरा रिश्तेदार। तो ये उन लोगों के लिए हैं जिनकी अपनी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट नहीं है। अगेन वही बात है, होता यह है कि जो एजेंट होते हैं वो यही टर्म्स यूज़ करके, क्योंकि इनको इन्फॉर्मेशन होती है, दूसरे की स्टेटमेंट लगा के आपका वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। अगर लग जाता है तो वो आपके मुकद्दर होते हैं और उसके वो पैसे बन जाते हैं। तो ये शॉर्ट सी वीडियो मैंने इसलिए की है कि आप लोगों को पता चल जाए कि जो स्पेन का जो वीज़ा है उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत नॉर्मल सी रिक्वायरमेंट्स हैं और उसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। आप लोग खुद जो है वो अप्लाई जो है वो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसल्टेंट। किसी भी अच्छे कंसल्टेंट से मिलें, उससे अपनी फ़ाइल तैयार करवाएं, उससे अपना केस डिस्कस करें और फिर अप्लाई करके तो अल्लाह पे छोड़ दें। क्योंकि मैं पहले भी कहता हूँ और हमेशा कहता हूँ, अगर अल्लाह ताला ने सफ़र आपके लिए लिख दिया है तो फिर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, चाहे वो हसद करने वाला कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई बहन भाई हो, या आपको लगे कि जी इवन देन के जी कंसल्टेंट ने मेरी फाइल में मेरी होटल बुकिंग गलत कर दी थी या उसने मेरी शायद एयर टिकट गलत कर दी थी। कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने बेशुमार मरतबा यूरोप गया हूँ, बेशुमार मरतबा वीज़े अप्लाई करते हैं। ह्यूमन एरर इज़ ऑलवेज देयर, हमेशा इंसान से कोई ना कोई गलती हो जाती है जो बंदे को पता भी नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला कलम करता है और वीज़े लग जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि विजिट वीज़े के हवाले से, स्पेन विजिट वीज़े के हवाले से जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने बता दी है। इस सिलसिले में मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं हाज़िर हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहें।